नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, बोर्ड एग्ज़ाम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो बिल्कुल नज़दीक है और उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो जो है मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं। चैप्टर वाइज मैं टॉपिक जो है क्लियर कर रहा हूं, जिसमें मैं पहले कुछ वीडियो डाल चुका हूं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप ये वीडियो जो है देख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास छात्र हित में लाभदायक हो सकता है, छात्र हित में उत्तम हो सकता है, तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाइए, ताकि सभी छात्र जो है परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो सके। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे लेसन नंबर 6, हेलो एल्केन हेलो एरिन, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। सबसे पहली बात करूंगा मैं नामकरण की। नामकरण में आपको आइसोब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड और बेंजिल क्लोराइड, ये 5 सूत्र और इनके आईयूपीएसी नाम जो है तैयार करने। आइसोब्यूटिल क्लोराइड, पहले तो आइसो वर्ड जहाँ आएगा उसमें CH3 CH ये समूह आना ही आना है। आइसो ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, 3 आपके पास लग गए, चौथा आप यहाँ लगा लें। और फिर क्लोराइड यानी Cl, तो इसकी आवश्यकता पूरी करेंगे तो CH2 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड मतलब क्लोराइड जो है Cl जो है वो सेकेंडरी कार्बन से जोड़ना है। तो ब्यूट में टोटल 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, और क्लोराइड को आपने सेकेंडरी कार्बन से जोड़ना है, द्वितीय कार्बन से जोड़ना है। उसके बाद बंद पूरे कर देने हैं, CH3 CH2 CH3, तो ये द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड यानी 4 कार्बन लगाने हैं, जिसमें क्लोराइड को तृतीयक कार्बन से जोड़ना है। तृतीयक कार्बन क्या होता है? जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो पहले एक ऐसा कार्बन ले जिसको आप 3 कार्बन से जोड़ें, 1 2 3, तो इस कार्बन को मैंने 3 कार्बन से जोड़ लिया और इसके साथ मैंने Cl लगा दिया, तो ये बन गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसके बंद पूरे कर ले, CH3 CH3 CH3, तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड क्या होता है? Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो तो sp3 संकृत होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला होता है, लेकिन उससे आगे वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड वाला होता है, मतलब sp2 संकृत होता है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकृत है, लेकिन उससे आगे वाला कार्बन जो है वो sp2 संकृत है। अब कार्बन के बंद पूरे कर देंगे तो CH2 CH CH2 Cl। फिर बेंजिल क्लोराइड, तो इसमें Cl जो है बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा होता है। बेंजिलिक कार्बन क्या होता है? जो डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हो, वो कार्बन बेंजिलिक कार्बन होता है। जब इस कार्बन से आप Cl जोड़ देते हैं तो बेंजिल क्लोराइड बन जाता है। तो ये सूत्र आ जाएंगे। उसके बाद इनका आईयूपीएसी नाम, तो यहाँ श्रृंखला 3 कार्बन की निकलेगी, नंबरिंग 1 2 3, मतलब 1 क्लोरो 2 मैथिल, 1 नंबर पे क्लोरो लगा है, 2 नंबर पे मैथिल लगा है, 3 की चेन है तो प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। इसमें देखेंगे तो 4 कार्बन की चेन बनेगी, नंबरिंग उधर से जिधर से Cl नजदीक है, 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। इसमें देखेंगे तो 3 कार्बन की चेन बनेगी, एलिल क्लोराइड पे चल रहा हूं मैं, 3 कार्बन की चेन बनेगी, नंबरिंग उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा। अल्कोहल वाले केस में नंबरिंग उधर से होती है जिधर से OH नजदीक होता है। अब नंबरिंग उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, तो 1 2 3, 3 क्लोरोप्रोपीन या 3 क्लोरोप्रोप 1 इन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, जैसे भी आप लिखते हैं, 3 क्लोरोप्रोपीन इज द बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर मैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पे चलूं तो 3 कार्बन की चेन रहेगी यहाँ,
अब 2 नंबर पे क्लोरो लगा है और 2 नंबर पे ही मैथिल लगा है, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब यहाँ श्रृंखला 1 कार्बन की है, तो 1 कार्बन के लिए मैथेन यूज करते हैं। अब इस मैथेन के साथ क्लोरो भी लगा है और फेनिल भी लगा है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरो फेनिल मैथेन, क्लोरोफेनिल मैथेन। तो ये इनके आईयूपीएसी नाम आ जाएंगे। ये 5 आपने तैयार करने हैं। बनाने की विधियों में देखें तो 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो स्वार्ट अभिक्रिया, दूसरी फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, तीसरी सैंडमेयर, और गाटरमान भी यहीं कर लें, सैंडमेयर या सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। ये एक जैसी है, लगभग थोड़ा बहुत फर्क है, यहीं बता दूंगा मैं। गाटरमान अभिक्रिया पहले आती है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट में क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड वो किसी भी फ्लोराइड साल्ट से क्रिया करता है, जैसे AgF से क्रिया करता है, तो ये हैलोजन विनिमय होता है। मतलब ये हैलोजन इधर आ जाएगा, ये हैलोजन इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा RF प्लस AgX, जहाँ X जो है वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। क्योंकि F, अगर मैं यहाँ F लिखूँ तो F की जगह F लाने का तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हैलोजन विनिमय होता है RX प्लस AgF इक्वल टू RF प्लस AgX, स्वार्ट अभिक्रिया है। फिर आती है फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन में RX प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड, तो यहाँ भी हैलोजन विनिमय होता है, I इधर चला जाता है, X इधर आ जाता है, RI प्लस NaX, RI प्लस NaX। अब यहाँ X जो है वो या तो Cl होगा या Br होगा, ये जो X है ये या Cl होगा या Br होगा, F नहीं होगा, क्योंकि जो क्रियाशीलता का क्रम होता है ना, RI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, RBr उससे कम क्रियाशील होता है, RCl उससे कम क्रियाशील होता है, RF जो होता है वो अक्रिय होता है। तो अगर मैं यहाँ RF ले लेता तो वो लगभग अक्रिय होता, वो क्रियाशील नहीं होता, इसलिए क्रिया ही नहीं होती। तो RI सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि इसकी बंध लंबाई जो है वो ज़्यादा है, बंध लंबाई ज़्यादा है, इसलिए RI सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन ये हो जाएगी आपके पास। उसके बाद आती है सैंडमेयर और गाटरमान। सैंडमेयर और गाटरमान जो है डाईएजोनियम लवण से एरिल हैलाइड बनाने की विधि है, डाईएजोनियम लवण से एरिल हैलाइड बनाने की विधि है, डाईएजोनियम लवण से एरिल हैलाइड बनाने की विधि। जो हमारे पास रिएक्शन है सैंडमेयर और गाटरमान, तो इसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हम लोग लेते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अगर कॉपर का लवण ले रहे हैं, कॉपर का लवण जैसे Cu2Br2/HBr या Cu2Cl2/HCl, कॉपर का लवण ले रहे हैं तो होती है सैंडमायर। HBr ले रहे हैं तो वल्ले पर Br लग जाएगा, यहाँ N2 निकल जाता है, HCl निकल जाता है और वल्ले पर Br जुड़ जाता है। और अगर HCl ले रहे हैं तो वल्ले पर Cl लग जाएगा। तो ये अगर कॉपर का साल्ट लिया है तो बोलते हैं सैंडमायर, और अगर अकेला कॉपर लिया है तो बोलते हैं गाटरमान, तो गाटरमान बोलते हैं। अब गाटरमान बोल देंगे, रिएक्शन यही रहेगी, बस फर्क इतना ही है, सैंडमायर में तो साल्ट लिए जाते हैं कॉपर के, ठीक है, Cu2Cl2, Cu2Br2, और गाटरमान में अकेला कॉपर ही लिया जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये हमारे पास बनाने की विधि आ गई। उसके बाद में चलूँ रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इंपॉर्टेंट है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो 2 प्रकार की होती है, SN2 और SN1। इसकी मैकेनिज्म कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मोटे मोटे अंतर बता रहा हूँ। SN2 जो है वो एक पद में संपन्न होती है, वहीं SN1 जो है वो 2 पदों में संपन्न होती है।
ये अंतर बता रहा हूं मैं मोटे मोटे इसके। 2 पदों में संपन्न होती है, कोटि 2 होती है, कोटि 2 होती है, तभी इसका नाम SN2 है। इसकी कोटि 2 है और इसकी कोटि जो है वो 1 होती है, कोटि 1 होती है। नाभिक रागी पश्चाक्रमण करता है। नाभिक रागी जो होता है, नाभिक स्नेही जो होता है, वो पश्चाक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। और इसमें नाभिक रागी कार्ब धनायन पर, कार्ब धनायन बनता है मध्यवर्ती, इसमें अभी क्लियर कर दूंगा, या मध्यवर्ती पर नाभिक रागी मध्यवर्ती पर किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है, किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। चौथा अंतर बनेगा, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। और इसमें जो अंतर बनेगा, प्रथम पद में कार्बन हैलोजन बंध वियोजन से मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है। इसमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है, विन्यास का प्रतिपन्न होता है, वाल्डन प्रतिपन्न या वाल्डन प्रतिलोमन बोलते हैं इसको। और इसमें रसैमीकरण होता है, मतलब धारण और प्रतिपन्न दोनों होते हैं। रसैमीकरण धारण प्लस प्रतिपन्न होता है, धारण प्लस प्रतिपन्न होता है। इसमें जो वेग होता है, हमने कहा ना कोटि 2 होती है, कोटि 2 क्यों होती है, देखो इसमें जो वेग होता है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है, SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की सांद्रता को दुगना करते हैं तो वेग दुगना हो जाता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता को दुगना करते हैं तो भी वेग दुगना हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो SN1 होती है, जो SN1 होती है, SN1, इसमें वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब इसमें एल्किल हैलाइड की सांद्रता दुगनी करेंगे तो वेग दुगना होगा, नाभिक स्नेही की सांद्रता दुगनी करेंगे तो कोई फर्क यहां नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। फिर क्रियाशीलता का क्रम जो आता है, इसमें एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, इसमें मैथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। और इसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मैथिल हैलाइड। तो ये क्रियाशीलता का क्रम इसमें रहता है। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब मैं क्लियर भी कर देता हूं आपको, थोड़ा फास्टली क्लियर कर दूंगा। अब SN2 बता रहा हूं मैं आपको। SN2 तो हमने पढ़ा एक पद में संपन्न होती है, तो पहले तो मैथिल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील है, तो मैथिल हैलाइड ले लें आप। तो एक कार्बन के साथ 3 H लगा लिए, 1 2 3 और X। अब X पर माइनस होगा, सिंपल सी बात है, और C पर प्लस होगा। तो नाभिक स्नेही कभी भी इधर से आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि इधर तो पहले ही माइनस पड़ा है, तो माइनस माइनस दिशा सही नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से आक्रमण करवाएंगे। तो ये हमने लिखा नाभिक रागी पश्चाक्रमण करता है, तो नाभिक रागी इस पर आक्रमण करेगा, कार्बन पर। तो जब नाभिक रागी कार्बन पर आक्रमण करेगा तो नाभिक रागी और कार्बन के बीच का बंध बनना शुरू हो गया और कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध टूटना शुरू हो गया। तो अब ये H H H इसके साथ जुड़ गए, 3 H, ठीक है। ये 3 H थे, 1 2 3। अब नाभिक रागी पर माइनस था तो इस पर माइनस लगा दिया, ये संक्रमण अवस्था है। तो उन्होंने पढ़ा संक्रमण अवस्था बनती है। अब क्या होगा, नाभिक रागी इधर से बंध बना गया तो 3 H इस साइड आ गए और X माइनस अलग हो गया, X माइनस अलग होगा। तो आप इसको देखें, इसको और इसकी तुलना करें तो विन्यास का प्रतिपन्न हो गया। इसमें तीनों H जो है आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं और तीनों H इसमें अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आ गए कार्बन के। इसमें कार्बन के लेफ्ट साइड में तीनों H और वहीं इसमें देखेंगे तो कार्बन के राइट साइड में है तीनों H। तो इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन्न, वाल्डन प्रतिपन्न होता है, वाल्डन प्रतिपन्न होता है।
और इसमें जो वेग होता है वो नाभिक रागी और मैथिल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और क्रियाशीलता का क्रम CH3X सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि अगर यहाँ समूह बड़ा लगा होगा, मान लो अगर मैं H हटाकर कोई बड़ा समूह लगा दूं, सपोज कि यहाँ बड़ा समूह लगा दूं, जैसे मैथिल लगा दूं, तो मैथिल का आकार तो बड़ा हो जाएगा। 1 डिग्री बना लिया इसको मैंने, क्योंकि कार्बन आगे एक कार्बन जुड़ गया तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। मैथिल का आकार बड़ा हो गया, मैथिल का आकार बड़ा होगा तो वो नाभिक रागी के मार्ग में त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसमें मैथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि H का आकार छोटा होता है तो त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होती। वहीं अगर हम लोग एल्किल लगा देते तो आकार बड़ा हो जाता, जिससे त्रिविम बाधा उत्पन्न होती। त्रिविम बाधा उत्पन्न होती तो क्रियाशीलता कम हो जाती। अब दूसरा केस देखिए, अगर SN1 देखिए अगर हम, तो उसमें 3 डिग्री तो एल्किल हैलाइड लेना है अपने को। तो मैंने एक कार्बन लिया, इसके साथ एक एल्किल, R' दूसरा एल्किल, R" तीसरा एल्किल प्लस X। अब एल्किल का आकार बड़ा है तो इसमें त्रिविम बाधा है, नाभिक से नहीं सीधा आक्रमण नहीं कर सकता। और 3 डिग्री कार्ब धनायन जो होता है वो स्थायी होता है। तो प्रथम पद जो कि मंद होता है, प्रथम पद जो मंद पद है, इसमें कार्बन हैलोजन बंध टूट जाता है, कार्बन हैलोजन बंध टूट जाता है और ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। ये मध्यवर्ती है कार्ब धनायन, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में मध्यवर्ती कार्ब धनायन पर, मध्यवर्ती कार्ब धनायन पर नाभिक रागी आक्रमण करता है। तो नाभिक रागी, अब आप देखें, इधर से भी आक्रमण कर सकता है कार्बन पर और इधर से भी कर सकता है, दोनों साइड से कर सकता है। तो NU जब इस साइड से कार्बन पर आक्रमण करता है तो 3 R इस साइड हो जाते हैं, R', और अगर NU इस साइड से आक्रमण करता है, नाभिक रागी इस साइड से आक्रमण करता है तो 3 R इस साइड आ जाते हैं, R'। अब आप देखें तो ये विन्यास था और ये विन्यास ये सेम है। देखो आप, 3 R कार्बन के लेफ्ट में है, इसमें भी 3 R कार्बन के लेफ्ट में, तो इसको बोलते हैं धारण विन्यास। जब उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास के समान होता है तो इसको धारण बोलते हैं। और ये हो गया प्रतिपन्न, इसमें उल्टा हो गया विन्यास या प्रतिलोमन। और जिसमें धारण और प्रतिलोमन दोनों बनते हैं ना, दोनों उत्पाद बनते हैं, ऐसे मिश्रण को बोलते हैं रसैमिक मिश्रण, और इस क्रिया को बोलते हैं रसैमीकरण। क्योंकि इस उत्पाद में एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, एक वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। एक प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को, दूसरा समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है। तो ऐसे केस में फिर रसैमिक मिश्रण प्राप्त होता है, DL मिश्रण, रसैमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस क्रिया को रसैमीकरण बोलते हैं। तो यही बात हमने ऊपर पढ़ी कि इसमें रसैमीकरण होता है, 2 पदों में होती है। दूसरा, पहला पद मंद होता है और दूसरा पद तीव्र पद होता है। और वेग हमेशा मंद पद पर निर्भर करता होता है। वेग जो होता है हमेशा मंद पद पर निर्भर करता है। वेग निर्धारक पद हमेशा मंद पद होता है और मंद पद में केवल एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो ये SN1 SN2 की मैकेनिज्म आ गई। उसके बाद वुर्ट्ज अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड जैसे मैथिल क्लोराइड जब सोडियम से क्रिया करता है तो यहाँ से NaCl निकलेगा, लेकिन कोई उत्पाद नहीं बना, इसलिए हमें एक अणु और लेना है। मैथिल हैलाइड जब सोडियम से क्रिया करता है, उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की, तो ये मैथिल आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 प्लस 2 NaCl, तो ये एथेन बन गया। तो उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप ले रहे हैं एक कार्बन वाला, बन रहा है 2 कार्बन वाला, उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। वुर्ट्ज अभिक्रिया, ये वुर्ट्ज है। इसी में अगर आप मान लो फिटिक किसको बोलते हैं, अगर आप मैथिल की जगह वल्य ले लो, अभिक्रिया यही रहनी है, मैथिल की जगह वल्य ले लो, तो यहां 2 फेनिल जुड़ जाएंगे, डाइफेनिल बन जाएगा उत्पाद, 2 फेनिल समूह लग जाएंगे, तब इसको बोलते हैं फिटिक। रिएक्शन यही रहनी है, वल्य आ जाएगी बस, तब इसको फिटिक बोल देंगे। और एक वल्य और एक एल्किल ले लो, तब उसको वुर्ट्ज फिटिक बोल देते हैं।
अब एक एल्किल ले लिया, एक वलय ले ली, तो एक वलय की जगह एक एल्किल आ जाएगा, टॉलुइन बन जाएगी। इसको बोलते हैं वुटज फिटिंग। रिएक्शन वही रहती है, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, ये वुटज फिटिंग बन गई। अब रिएक्शन पूरी करने के लिए अगर आती है मान लो, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं और बता देता हूं आपको। जैसे एक दे दिया CH3CH2Cl KOH, ब्रैकेट में लिख देता है AQ यानी एक्वस यानी जलीय, और एक केस दे देता है CH3CH2Cl प्लस KOH और ब्रैकेट में देता है ALC मतलब एल्कोहलिक, ALC बोले तो एल्कोहलिक। एक तो दिया CH3CH2Cl जलीय KOH और एक दिया CH3CH2Cl एल्कोहलिक KOH। तो जब जलीय KOH दे देगा ना तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करनी है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और जब एल्कोहलिक KOH देता है तो विलोपन अभिक्रिया करनी है। तो प्रतिस्थापन में क्या होगा, Cl माइनस बाहर आ जाएगा, OH माइनस अंदर चला जाएगा, मतलब KCl बन जाएगा, KCl और OH चला जाएगा, तो CH3CH2OH प्लस KCl, ये पूरी हो गई। और जब एल्कोहलिक KOH दे देगा, विलोपन करनी है। विलोपन में क्या करोगे, ये Cl निकाल लोगे, ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, बीटा से हाइड्रोजन निकाल लोगे, यहां से एक H निकाल लोगे, तो यहां 2H रह गए, CH2, यहां भी 2H है, CH2, डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा, और निकला क्या, H यहां से, Cl यहां से, HCl निकला। अब वो जो HCl निकला वो यहां क्रिया करेगा, तो यहां से KCl और यहां से जल बन जाएगा, तो प्लस KCl प्लस जल, ये एथीन बन गई, ये विलोपन हो गई। तो जलीय KOH देता है तो प्रतिस्थापन, एल्कोहलिक KOH देता है तो विलोपन। ऐसे ही एक क्रिया दे देता है CH3CH2Cl प्लस KCN, और एक क्रिया दे देता है CH3CH2Cl प्लस AgCN। तो जब KCN दे तब तो मुख्य उत्पाद साइनाइड बनता है, CH3CH2CN साइनाइड बनता है, लेकिन जब AgCN दे तब मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनता है, N जुड़ता है, CH3CH2NC। तो ये तो बनता है एथिल साइनाइड और ये बनता है एथिल आइसोसाइनाइड। तो AgCN देता है तो आइसोसाइनाइड, KCN देता है तो साइनाइड, एक क्वेश्चन आता है, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो क्यों होते हैं कम क्रियाशील वो देखो, क्योंकि इनमें एक कारण आप में जरूर लिखें, क्योंकि इनमें वैसे तो 4 कारण है, पर मैं यहाँ एक मेन कारण ही आपको बताऊंगा, वो आपने लिखना ही लिखना है। क्योंकि एरिल हैलाइड में अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद के कारण क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो अनुनाद के कारण एरिल हैलाइड में अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद के कारण वलय के कार्बन यानी AR लिख दिया, एरिल लिख दे सीधा ही, और हैलोजन के बीच X लिख दे, AR-X के बीच द्विबंध के गुण आ जाते हैं, डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं, वलय और हैलोजन के बीच डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं। तो ये बंध जो है प्रबल हो जाता है, इसलिए जल्दी से Cl निकल नहीं पाता, हैलोजन निकल नहीं पाता। अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एरिल हैलाइड जो होते हैं वो कम क्रियाशील रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रीजन है, ये आपने देना ही देना है। बाकी आप और बुक से फॉलो कर ले। फेनिल धरायन अस्थायी होता है, नाभिक रागी वलय से प्रतिकर्षित होता है, sp2 संकरित होता है, कई कारण, लेकिन ये कारण आप जरूर दें, ठीक है। उसके बाद आप एक रिएक्शन और कर ले, फ्रीडल क्राफ्ट, ये पूरी करने के लिए आती है पेपर में, ऐसे आएगी C6H5Cl प्लस CH3Cl AlCl3 निर्जल AlCl3। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, और ये C6H5Cl जो है ये एरिल हैलाइड है, तो ये वलय के साथ Cl है, एरिल हैलाइड, और CH3Cl मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण दे रखा है उसने, मतलब एल्किल समूह वलय पर जुड़ना है, और एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ऑर्थो पर और पैरा पर होती है। तो इसमें आप मैथिल को एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जोड़ दें, और अगर यहाँ एसिटिल क्लोराइड दे देता है CH3COCl दे देता है,
तो आप यहां एसिटिल समूह जोड़ दें, COCH3, COCH3। मैथिल क्लोराइड देता है तो मैथिल जोड़ दें, एस्टिल क्लोराइड देता है तो एस्टिल जोड़ दें। तो ये हेलो एल्केन की मेन बातें एक ग्रिग्नार विकर्मक वाली भी कर लेना, कई बार पूरी करने के लिए आ जाती है। ऐसे CH3Br प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति है, क्या बनेगा? तो वैसे तो दिख ही रहा है, ग्रिग्नार विकर्मक बनेगा CH3MgBr, CH3MgBr। तो ये महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, जो आपके बीच रखी मैंने महत्वपूर्ण बातें। यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में किसी न किसी प्रकार से हमारे वीडियो जो है लाभदायक सिद्ध हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।